हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ शुभम कुमार। सो लेट्स आज के हम इस क्लास में नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिक ढंग से नाउन पढ़ेंगे जिस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछती है। पढ़ने का पर्सपेक्टिव एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव रहेगा, ना कि हम नाउन को सारा डिफिनीसन लिखवाएँ और पार्ट्स रटवाएँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से हम पढ़ेंगे और यही एक स्मार्ट अप्रोच। सो लेट्स मूव। सॉरी, पीपीटी तो आज नहीं बन पाई है, उसके लिए हमें माफ़ी चाहेंगे। ब्रश सेलेक्ट कर ले लेंगे। और एक इरेजर भी ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नाउन के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। जो हमारा नाउन होते हैं हम किसी भी शॉर्ट फॉर्म में उसको नेमिंग वर्ड बोल देते हैं। नेमिंग वर्ड। लेकिन क्या नाउन सिर्फ नेमिंग वर्ड से होते हैं? नहीं, नाउन आगे चल के हम देखेंगे कि सिर्फ नेमिंग वर्ड को नाउन नहीं बोलते हैं। जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो जो नाम नहीं है वो भी एक नाउन है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बोल देते हैं स्विमिंग इज़ एन गुड आर्ट। स्विमिंग इज़ एन गुड आर्ट, लेकिन यहाँ पे क्या स्विमिंग क्या कोई नाम है? हम तो बोलेंगे कि नहीं, तो वर्ब है। लेकिन जब इसमें हम सेंटेंस में यूज करेंगे एज ए सब्जेक्ट, जो जीरांड की तरह कार्य करने लगेगा, तो उस केस में नाउन की तरह यूज होगा। सो इट कांट बी सेड दैट कि ओनली नेम इज दैट नाउन। व्हेन वी यूज इन द सेंटेंस इट्स फुली डिपेंड ऑन हाउ टू यूज दिस वर्ड प्रॉपरली। आगे चल के हम समझेंगे पूरी चीज़ को। ठीक है, सो नाउन के पास थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, फिर भी हम जब नाउन पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए पार्ट्स के भी बारे में। सो चलिए पार्ट्स को देख लेते हैं। पहला पार्ट आता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? एक मिनट, ब्रश का साइज थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ठीक, कहाँ से होगा साइज? चलिए कोई नहीं, साइज मैटर नहीं करता है। सो प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के डिफिनीशन को देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे गौर कीजिएगा, प्लेस और थिंग मीन्स अगर कोई भी हम पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे, पर्टिकुलर चीज़, उसको हम नाउन बोलेंगे। पर्टिकुलर मतलब एक खास आइडेंटिटी रखने वाला है। जैसे में हम बोलेंगे राम इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो जो यहाँ पर राम है, जो यहाँ पर राम है, ये खुद में अपना आइडेंटिटी है कि हाँ वो जो राम है वो मेरा दोस्त है। इसमें पर्सनल इंडिकेशन किया गया है। आई लाइव एंड दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक स्पेसिफिक सिटी है। ठीक है, इसके जैसा अब दूसरा दिल्ली नहीं है जिस दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है दिल्ली नाम का एक छोटा गांव भी हो, लेकिन हाँ वो प्रॉपर है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। तो बोलेंगे राम के तो नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो राम की बात किया गया है जो मेरा फ्रेंड। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इंडिकेशन हुआ कि नहीं? जैसे हिमालय इज़ द मॉडर्न रेंजेस इन द वर्ल्ड। तो जो हिमालय है वो एक प्रॉपर हिमालय है, एक सिंगल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इट क्लासिफाइड अंडर प्रॉपर नाउन। नहीं समझ में आया फिर भी कोई बात नहीं, इसका खास यूज नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। सेंटेंस में कैसे निकालना है वो हम आगे बताएंगे। सो लेट्स प्रोसीड।
सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नेम से ही क्लियर होगा, कोई कॉमन या कम्युनिटी के, स्पेशल कम्युनिटी के बारे में जो क्लैरिफिकेशन देगा। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग, क्लास और काइंड। किसी एक जाति विशेष के बारे में बताएगा, कुछ कॉमन क्लास के बारे में जो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि बॉय, बॉय सिटी में कोई सिमिलैरिटी है नहीं, क्लियर किया गया है। बॉय मतलब जो ग्रुप है वो लड़का है, गर्ल ये लड़की है। क्लासिफिकेशन इसमें किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन करने वाला जो नाउन होता है कॉमन नाउन होता है। एग्जाम्पल है द बॉय सेड दैट द नियरेस्ट टाउन वाज वेरी फार। यहाँ पे जो टाउन एंड बॉय है इसमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, एग्जैक्ट बताया गया है। जो टाउन है एक उसमें क्लासिफिकेशन है, द गर्ल्स आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज। यहाँ विलेज टाउन अलग है, गर्ल्स अलग है, बॉय अलग है। जो क्लासिफिकेशन किया गया है ह्यूमन बीइंग एनिमल बोथ आर डिफरेंट, सो इट क्लासिफाइड अंडर कॉमन नाउन। ये भी कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेट्स प्रोसीड, आगे देखते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी इसको इम्पोर्टेंट मानेंगे क्योंकि इसे पढ़ना ज़रूरी होता है। कलेक्टिव नाउन को पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी पता चलेगा। कलेक्टिव नाउन, पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है। कलेक्टिव नाउन, थोड़ा सा कलर आई थिंक ठीक ठाक नहीं बैठ रहा है। सो दिस इज द बेस्ट। सो कलेक्टिव नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली डिफिनीशन देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन ऑफ ब्रश, a collective noun is the name of a number collection of person taken together and spoken as a whole। क्या बोल गया? तो जो कलेक्टिव नाउन है इसमें बोला कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज ए स्पोकन होल। देखिए कुछ नहीं समझ में यहाँ बताते हैं। कलेक्टिव नाउन वैसे समूह को बोलते हैं जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में उसको समूह बोलते हैं, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समूह। जहाँ भी कम्युनिटी का बोध हो, पूरा का पूरा ग्रुप का बोध हो, उससे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि कलेक्टिव नाउन में हम देखते हैं कि एक खास वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे क्लियर होगा। अगर अभी नहीं समझ में भी आ रहा है तो कृपया वेट करते रहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूजुअली कलेक्टिव नाउन इज़ यूज्ड एज ए सिंगुलर। यह भी ध्यान में रखना है, आगे हम बताएंगे। इफ़ देयर इज ए डिवीजन एमंग मेंबर कलेक्टिव नाउन यूज एज ए प्लूरल। ये दोनों पॉइंट को हम धीरे धीरे समझाते हैं। जो कलेक्टिव नाउन एक पूरे के पूरे कम्युनिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बोलेंगे क्लास, क्या बोलेंगे? क्लास। करते हैं इसमें, हम बोलेंगे क्लास, और पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लास में कोई एक लड़का नहीं होगा, दो लड़का नहीं होगा, पूरे स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। तो जहाँ भी ग्रुप का यूज हो कोई, अब देखो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे क्लास। सो क्लास क्या है? हम बोलेंगे क्या है? कोई एक विशेष आदमी नहीं है, नहीं, ग्रुप है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड्स यूज़ किया गया है कि नहीं दिस ग्रुप के लिए। स्टूडेंट के ग्रुप को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार कलेक्टिव नाउन जो है एक सिंगल बॉडी की तरह यूज़ करता है। एक क्लास में बशर्ते बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है।
इस क्लास में एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप है, फिर भी एक सिंगल बॉडी की तरह कार्य करेगा। और इसी को हम बोल रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज ए सिंगुलर, कि जो कलेक्टिव नाउन होगा वो सिंगुलर की तरह यूज होगा, क्योंकि बशर्ते ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है, फिर भी ये एक सिंगल बॉडी की तरह यूज हो रहा है, जो कि आगे हम सेंटेंस में देखेंगे किस प्रकार ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा आई होप पूरा। और ये इस पॉइंट का भी मतलब भी पता चलेगा। इफ़ देयर इज अ डिवीजन, लिखा गया है इफ़ देयर इज अ डिवीजन among the members of the collection used as plural, अगर डिवीज़न हो जाता है किसी प्रकार से ग्रुप में, तब जो ग्रुप है एक सिंगल बॉडी की तरह यूज़ नहीं करती है, जो कि आपको थ्योरी से नहीं क्लियर होगा, ये मुझे भी पता है, इसके लिए आगे हम एग्जाम्पल रखे हैं। इस दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है समझ में आ जाएगा। सिंगल बॉडी की तरह कलेक्टिव नाउन कब यूज़ होगा, और डबल मतलब एक से ज़्यादा जो ग्रुप को रिप्रेजेंट ना करके बहुत सारा बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। और कब सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाएगा, जब वो सिंगल बॉडी की तरह यूज़ होगा ग्रुप। तो कब ग्रुप सिंगल बॉडी की तरह वर्क करेगा और कब सिंगल बॉडी की तरह नहीं यूज़ करेगा, वो आगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, जो कि सेंटेंस के सेंस से समझकर आंसर दिया जाता है। तो लेट्स प्रोसीड। देखिए इसमें बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एग्जाम्पल्स, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। यहाँ पर हम बोलेंगे कि कलेक्टिव नाउन पार्ट हमें आइडेंटिफाई कीजिए सेंटेंस में। आप बोलेंगे भैया वैसे हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल के बाद एक पॉइंट याद करेंगे, जो भी आएगा वो दुनिया में नाउन ही होगा। तो यहाँ पे दी किया है आर्टिकल है, इसके बाद कमिटी नाउन है। अब पूछेंगे नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। हम पढ़ने वाले क्या हैं भैया, कब यह सिंगल बॉडी की तरह यूज होगा और कब यह सिंगल बॉडी की तरह यूज नहीं होगा। तो जो कमिटी है अभी सिंगल बॉडी की तरह यूज़ कर रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मीट्स जो है सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कमिटी यहाँ पे सिंगुलर बॉडी की तरह यूज़ हो रहा है। अब सेंटेंस के सेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्यों मानते हैं एरर में यहाँ पे मीट दे देता, मीट्स ना देता, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते। तो देखो, तो कमेटी मीट्स एवरी वीक, इसका सेंस समझने की कोशिश करो कि कोई मानते हैं कमेटी होगा, ठीक है, कमेटी में क्या होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक ही टर्म से रिप्लेस किए, कमेटी, दैट इज़ द कॉमन नाउन। बोलते हैं एवरी वीक में, प्रत्येक सप्ताह हमें कमेटी आके बैठक होती है, मिलती है कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी जो है वो अपना मेन पर्पस ऑफ वर्किंग क्या है कि कमेटी का मिलना, ना कि उसके लोगों का मिलना। लोग मिलते हैं जाते हैं, कमेटी मिल रही है और वो पूरे के पूरे कमेटी एक सिंगल बॉडी की तरह कार्य कर रही है, कि उसका पर्पस है मिलना। वो कमेटी मिल रही है कि पूरे के पूरे ग्रुप के पीपल मिल रहे हैं, तो सिंगल बॉडी की तरह यूज़ हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे मीट्स दिया हुआ है सिंगुलर वर्ब। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यहाँ पे सिंगल बॉडी की तरह कार्य करेगा। यही पहचानना सबसे बड़ी बात है कि कब सिंगल बॉडी की तरह कार्य करेगा और कब यह एक से ज़्यादा के लिए कार्य करेगा। उसके अनुसार हम वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कमेटी सिंगुलर बॉडी की तरह कार्य किया है, इसलिए यहाँ पे मीट्स जो कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में किया है, उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है, ध्यान से देखेंगे। द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। बेसिकली ज्यूरी का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ जजेस। जो कोर्ट में जज होते हैं उनके ग्रुप जो बैठता है कोई डिसीजन देने के लिए, उसे हम ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी
ग्रुप ऑफ जज है पर ये सिंगल बॉडी की तरह यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है सिंगल बॉडी की तरह यूज? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ जजेज है उनका सभी कैंडिडेट्स जो कि सब जज एक एक सिंगल जजेज हैं, उनका मेन पर्पस है डिसीजन को देना यूनैनिमसली, यूनिटी के साथ, ठीक है। वो खुद में केस को डिस्कस करके वो डिसीजन देते हैं। तो उन सभी का एक ही पर्पस है, वो बशर्ते ग्रुप ऑफ जजेज हैं लेकिन वो कार्य एक ही कर रहे हैं, ठीक है। सभी का कार्य है कि वो ग्रुप पूरे मिल के एक डिसीजन दे रही है, ना कि एक जज कुछ और बोल रहे हैं दूसरे कुछ और। जो पूरा की पूरी ज्यूरी है वो एक डिसीजन दे रही है। तो यहाँ पे बशर्ते ज्यूरी जो है ग्रुप ऑफ जजेस है लेकिन उनका मेन पर्पस ऑफ वर्किंग क्या है? डिसीजन देना। तो यहाँ पे पूरी की पूरी ज्यूरी जो भी ग्रुप ऑफ जजेस है वो सिंगल बॉडी की तरह यूज हो रहा है। इसलिए हम जो ज्यूरी है वो सब्जेक्ट हो गया और यह कलेक्टिव नाउन है। हमने पहचान लिया कि यह ज्यूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, सिंगल बॉडी की तरह यूज कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे इज दे दिया। एरर में बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे आर लगा के देता है जो कि पूरी तरह गलत है। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि टीम भी तो सिंगल बॉडी की तरह यूज़ होता है लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आर दे रहा है। क्यों? समझने की बात है। जो टीम है बस सिंगल बॉडी की तरह यूज़ कब करता है? जब उसका मेन पर्पस ऑफ वर्क क्या होता है कि वो जीते, गेम को खेले, ठीक है। पूरी की पूरी एक ही कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पे तो कैप्टनशिप के मैटर पे लड़े पड़े हैं। कोई बोल रहा है ये कैप्टन बनेगा, कोई ये कैप्टन बनेगा, जो कि टीम का मेन पर्पस ऑफ वर्किंग ये कैप्टनशिप पे लड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो टीम है डिवाइडेड हो गई है। देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्ट एज ए सिंगल बॉडी, इसलिए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आपको बताना है द ज्यूरी हैज़ ऑब्लिक हैव टेकन देयर सीट्स। इसमें क्या होगा? उसमें एक हिंट भी है इस ऑप्शन में। देयर हैव के लिए प्लूरल एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, हैव होगा। और हम सेंस के थ्रू देखें सेंटेंस को तो ज्यूरी है जो अपने अपने सीट पे बैठ रही है, लेकिन इनका मेन पर्पस ऑफ वर्किंग अभी क्या है? अपने अपने सीट पे बैठना, जो कि एक डिवीज़न दे रहा है ग्रुप में। सभी लोग अपने अपने सीट पे बैठ रहे हैं यूनैनिमसली। इनका मेन पर्पस ऑफ वर्किंग क्या होना चाहिए? डिसीजन देना, लेकिन ये खुद के अपने अपने सीट्स पे बैठ रहे हैं। तो ज्यूरी इज़ डिवाइडेड, अगर इसलिए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अब हम बोलेंगे कि जो ज्यूरी है मिल के कोई एक डिसीजन देती तो वो सिंगल बॉडी की तरह काम करती। अगर बोलता द ज्यूरी इज़ क्वारल्ड ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे ज्यूरी जो है प्लूरल बॉडी की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि उनका ज्यूरी में जो ग्रुप ऑफ जजेस है उनका डिसीजन एक नहीं है, एक से ज़्यादा डिसीजन होने की वजह से वो भी प्लूरल बॉडी की तरह कार्य करेगी। तो बेसिकली हमें ओवरऑल समझने की क्या ज़रूरत है? सेंस और कुछ हिंट्स के थ्रू हमें बस ये समझ लेना है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगल बॉडी की तरह यूज़ हो रही है या एक से ज़्यादा समूह में। सो इतना बस समझ में आ जाएगा तो बेसिकली एरर दे देगा। दो प्रकार से इसमें एरर देता है, आगे चल के देखेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बताते हैं एरर। यहाँ पर देगा ए बैंड ऑब्लिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एरर में दे देगा ए बैंड ऑफ डायरेक्टर्स या ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको क्या प्रीफर करना चाहिए? ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बैंड नहीं होगा। अब हम बेसिकली क्या किया गया है कॉमन नाउन में कि जो ग्रुप्स हैं उनके लिए एक कलेक्टिव टर्म यूज़ किया जाता है। जैसे एक डायरेक्टर्स को ग्रुप को, डायरेक्टर के ग्रुप को हम बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड। बेसिकली इसको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि एरर यहाँ से 100% एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस किया, कॉमन नाउन से सिर्फ 2 जगह से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। एक सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करेगा तो मैंने बता दिया, एक ये। अब बटालियन या आर्मी ऑफ सोल्जर्स,
तो इसमें किसको हम प्रेफर करेंगे? ए बटालियन। सेंटेंस के बीच में ये टर्म यूज़ किया रहेगा तो आपको एरर ढूंढने में परेशानी होगी अगर आपको कलेक्टिव टर्म मालूम नहीं है स्पेशल वर्ड्स के लिए। जैसे सोल्जर्स के समूह को क्या बोलते हैं? बटालियन भी बोला जाता है और आर्मी भी बोला जाता है। तो इस सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद एक क्लास ऑब्लिक क्वायर ऑफ सिंगर्स। बेसिकली क्वायर क्या होता है? यहाँ पे क्लास नहीं होगा, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है, चिल्ड्रन होता है। कोर मतलब बेसिकली हम जब जिस स्कूल में पिछले कुछ याद आपको दिला दे रहे हैं, जब स्कूल में हम लोग प्रेयर किया करते थे उस समय क्या होता था? बेसिकली कोई जाना चाहता नहीं था प्रेयर करने, फिर भी जाना तो पड़ता था। तो सभी लोग फोर्सफुली टीचर लोग ले जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे? ग्रुप में 5 लोग खड़े होके और प्रेयर करते थे, बाकी स्टूडेंट सभी रो बना के खड़े रहते थे प्रेयर ग्राउंड में। तो कोयर इसी को बोलते हैं जब हम ग्रुप में हो के प्रे करते हैं। जैसे चर्च में भी किया जाता है, शाम को प्रे होती है ना, टेंपल में भी आरती के वक्त। सो उसी को ग्रुप, अब जब हम कुछ गाते हैं ग्रुप में खड़े होके और बेसिकली प्रे होता है भगवान को डेडिकेटेड, उसी को क्वायर बोला जाता है। तो सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसे ऐसे वर्ड्स को आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी जाके काम बनेगी। उसके लिए हम आपके लिए सारा वर्ड्स कलेक्ट कर दिए हैं जो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बेसिकली उम्मीद है 100% कि इतने में ही रिपीट किए जाते हैं वर्ड्स को, इसे लर्न करने हैं। ए वेवी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वी वाई। एंड वीमेन ऑफिसर्स, बेसिकली ऑफिसर्स का अभी तक यूज़ हमने सेंटेंस में नहीं देखा, लेकिन वीमेन और गर्ल के लिए वेवी का यूज़ किया जाता है। ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स एंड कीज। ये बंच बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? बंच गुच्छा के लिए, किसी भी चीज़ के गुच्छा को हम, जैसे चाबी का गुच्छा होता है, उसके लिए यूज करते हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल का मतलब होता है गट्ठर, छड़ियों लकड़ी के गट्ठर बनाते हैं। एक कैरावैन, कैरावैन का मतलब होता है बेसिकली काफिला ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी के समूह को कैरावैन बोलते हैं। पिलग्रिम्स जो घूमने आते हैं, टूरिस्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलर्स, इनके ग्रुप को कैरावैन बोलते हैं। इसका हिंदी होता है कैरावैन का बेसिकली ये काफिला। ए क्वायर ऑफ सिंगर्स, क्वायर का हम डिस्कस कर सकते हैं। ए रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स, सर्वेंट्स के ग्रुप को रेटिन्यू बोलते हैं। इसको लर्न करना पड़ेगा। जैसे और कुछ वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। ए बटालियन, ए रेजिमेंट ऑफ आर्मी, ए कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को, जो जहाज़ें होती हैं व्यापार करने के लिए, उसको कॉन्वॉय बोलते हैं। कॉन्वॉय क्लियर होगा बस, और इसको हम कॉन्वॉय बोलते हैं। इरेज क्यों नहीं हो रहा है? इसको कॉन्वॉय बोलते हैं। उसी प्रकार ए क्राउड एंड मोब ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्राउड बोला जाता है या मोब बोला जाता है। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, कॉन्वॉय भी बोला जाता है शिप्स के लिए, और फ्लीट वर्ड का भी यूज किया जाता है शिप्स के लिए, और मोटर कार्स। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स जो होते हैं घटनाएं क्रमित होती है, उसके ग्रुप को हम लोग सीरीज बोलते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स। ए स्वार्म ऑफ एंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। चींटियों के समूह को स्वार्म्स बोला जाता है। जिस प्रकार कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, जो धार्मिक सभा है, जिसे हम सत्संग बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन हिंदी में, जो बेसिकली क्या होता है कि लोग इकट्ठे होकर धार्मिक चर्चाएं किया करते हैं, उसे कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गया। और स्वार्म वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वार्म ऑफ एंड्स, बीज, फ्लाइज। ए क्लम्प, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ए कोड ऑफ लॉज। उसी प्रकार एक होता है कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स का समूह होते हैं बेसिकली, उसे हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट, और इसमें तो भाई जो लिखे हैं वर्ड्स, सॉरी, इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि यहाँ से वर्ड्स बहुत बार रिपीट हुए हैं, जो कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। शोल, स्कूल ऑफ फिश,
मछलियों के ग्रुप को शोल और स्कूल बोला जाता है, जो कि बेसिकली स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि स्कूल क्यों बोला जाता है, शोल क्यों बोला जाएगा, लेकिन भाई बोला जाता है, यही होता है। शोल या स्कूल फिश के ग्रुप को याद कर लेना है। पीपल, कांग्रीगेशन ऑफ पीपल और धार्मिक सभा दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ए फोरम ऑफ पीपल, ए मूव ऑफ पीपल भी यूज़ किया जाता है, जो कि पीछे देखे थे हम। इसको लर्न कर लेना है प्रॉपर लिख के या किसी प्रकार। सो बेसिकली थैंक यू, और इसका पार्ट 2 जल्द हम लेके आएंगे, और सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम ऐसे ही छोटे छोटे एग्जांपल्स के देखते हुए कर लेंगे। उसके बाद जो 50% कमी होती है, हाँ बोला, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, और 50% ही कवर हो पाती है थ्योरी से। यहाँ पे झूठ बोल देने से कुछ नहीं होगा। जब क्वेश्चंस करते हैं हम तो उससे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, और फिर क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसे ही थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स दोनों को मिला के कंप्लीट चैप्टर का प्रिपरेशन होता है। तो इसमें छोड़ने वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। बेसिक भी मजबूत होना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी मालूम होने चाहिए, और बेसिकली प्रीवियस ईयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसको करने से हमें ये पता लग जाएगा क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, बनते कहाँ से हैं। बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, इसमें भी बहुत लेंदी सेशन किया जा सकता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है, जिस पर आ रहा है, उसी कंटेंट को हमें पढ़ना चाहिए, एंड दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मी, एंड थैंक यू। सो ख़त्म करते हैं सेशन को। गुड बाय, थैंक यू।